ईमानदारी के 10 मिनट। शाम के 5 बज रहे थे। स्कूल छूटते ही पास के रिक्शा स्टैंड से ही घर जाने के लिए मैंने रिक्शा ले ली। रिक्शे का किराया देकर मैं घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि मैसेज चेक करने के उद्देश्य से मोबाइल फ़ोन निकालने के लिए मैंने कुर्ते की साइड पॉकेट में हाथ डाला, पर मोबाइल वहाँ नहीं था। मैं घबरा गई। हड़बड़ाहट में मैंने अपने पर्स को अच्छी तरह से छान मारा, पर मोबाइल कहीं नहीं था। मन में कुछ औधा कि हो न हो मोबाइल रिक्शे में ही गिरा है। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने मोबाइल को कुर्ते की साइड पैकेट में ही रखा था। स्कूल से निकलते वक्त करेक्शन के उद्देश्य से मैंने 2 बड़े बड़े थैलों में बच्चों के नोटबुक्स भरकर दोनों कंधों पर लटका लिए थे। बुक्स के कारण थैले काफ़ी वजन हो गए थे। इसी कारण मोबाइल का वजन ना के बराबर हो गया था और मेरी जेब से वह कब और कैसे गिरा उसका एहसास ही नहीं हुआ। घबराहट में भागी भागी मैं घर के सामने वाले रिक्शा स्टैंड पर पहुंची। आसपास नज़र दौड़ाई तो रिक्शा वाला वहां कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मन में अनेक बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। एक रिक्शे वाले से मैंने पूछा, वो रिक्शा वाला कहाँ गया? उसमें मेरा फ़ोन छूट गया है। मेरी आवाज़ सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों और रिक्शा वालों की निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। फिर भीड़ में से एक ही किसी रिक्शे वाले ने बताया कि वह कब का वहाँ से चला गया है। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। एक तो चैत की तपती गर्मी, ऊपर से फ़ोन न मिलने की निराशा। मेरी अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। तभी दूसरे रिक्शे वाले ने मेरी तकलीफ को समझते हुए मदद करने के इरादे से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। हड़बड़ी में मुझे अपना नंबर याद ही नहीं आ रहा था। फिर अपने आप को शांत करके मैंने दोबारा अपना नंबर लगाया। फ़ोन की घंटी बज रही थी, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैंने दोबारा नंबर लगाया, परंतु रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शा में पैसेंजर बैठा लिए थे, तो उसे भी वहाँ से जाने की जल्दी थी। उसके फ़ोन मेरे पास थे, इसलिए वह असमंजस में था कि अब क्या करे। एक तरफ इंसानियत की मांग और दूसरी तरफ पेट की रोटी। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसका फ़ोन उसे लौटा दिया। सोचा कि किसी दूसरे से मांग लूँगी। फ़ोन को कान से लगाए हुए वह रिक्शे में बैठा ही था कि फ़ोन में दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो हेलो हेलो। एक मिनट फ़ोन पर हेलो हेलो करते हुए उसने मुझे अपना फ़ोन पकड़ा दिया। भीतर ही भीतर मैंने राहत की एक सांस ली। अब मन में फ़ोन वापस पाने की एक उम्मीद जगी थी। रिक्शे वाला बहुत दूर निकल चुका था। किस्मत अच्छी थी कि उसने कोई सवारी नहीं बिठाई थी, वरना फ़ोन मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। मैंने बातचीत करके उसे उसी रिक्शा स्टैंड पर बुलाया। इंतज़ार के वह 5 मिनट लगा सदियों के सामान गुजरा। मन में नकारात्मक विचारों ने घेरा डाल दिया था। कहीं रिक्शे वाले के मन में कोई पाप न आ जाए, कहीं उसने अपना मन बदल लिया हो तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। और मैं भी न जाने कितनी ऊल जुलूल बातें मुझे टोक रही थी। अचानक मेरे सामने वह रिक्शा आकर रुका। उसने मेरे हाथ में मेरा फ़ोन पकड़ाया और जानने को तत्पर हुआ, तो मैंने उसे रोक लिया और मैंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया कि वह इन रुपयों को नहीं लेगा। फिर मैंने उससे आग्रह किया, भैया आप इतनी दूर से लौट कर आए मेरा फ़ोन लौटाने के लिए, तो कम से कम अपना किराया तो ले लीजिए। बिना कुछ कहे वह अपना किराया लेकर उसने बाकी पैसे मुझे वापस लौटा दिए। मैं अच्छी तरह से उससे धन्यवाद भी नहीं कर पाई थी कि वह रिक्शा स्टार्ट करके वहां से तुरंत निकल गया। शायद उसे कहीं जाने की जल्दी थी। मैंने स्टैंड के बाकी रिक्शा चालकों को भी धन्यवाद दिया और वहां से चली आई। रिक्शे वाला चाहता तो उसे फ़ोन को रख लेता और मैं कुछ न कर पाती। ना तो मैं उसका चेहरा पहचानती थी और ना ही मैं उसके रिक्शे का नंबर जानती थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाती तो अधूरी जानकारी से पुलिस भी कुछ न कर पाती। ये तो उस रिक्शे वाले की नेक नीयत थी कि उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया और इनाम के रुपए भी नहीं लिए।
कई लोगों के सामने आज वह एक मिसाल बनकर प्रस्तुत हुआ था। आज के समय में जहां भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, झूठ, बेईमानी, चोरी, मक्कारी जहां सिर उठाए घूमती है, ऐसे परिवेश में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भारतीय जीवन मूल्यों को आज भी सर्वोपरि रखते हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि इंसानियत अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह स्टोरी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।